हमारे विचार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो वो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचें। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। पहलगाम चुनौती पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अडिग। भारतीयता ही हमारी असली पहचान। राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। चुनौतियों से घबराना नहीं मेरी फितरत। उपराष्ट्रपति का 2 टूक संदेश। संवैधानिक दायित्व सर्वोपरि। संस्थाओं में समन्वय अनिवार्य। राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे गरिमापूर्ण और संवैधानिक पदों पर टिप्पणियां चिंतन और मनन का विषय। बोले, प्रजातंत्र की असली परिभाषा अभिव्यक्ति और वाद विवाद। केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री। अमरावती परियोजना को देंगे नई रफ्तार। आंध्र की ग्रीनफील्ड राजधानी के निर्माण कार्यों का करेंगे भव्य रिलॉन्च। मनोरंजन उद्योग में भारत का उदय। वेव्स 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा विजन। फिल्म से गेमिंग तक भारत बनेगा वैश्विक केंद्र। वेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। अब भारत देगा दुनिया को डिजिटल कंटेंट। जीएसटी संग्रह ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ रुपए की वसूली। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी छलांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे चुनौतियां पसंद हैं और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही स्वीकार नहीं की जा सकती। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोग कई बार कहते हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर हो जाती है और सोचते हैं कि समय के साथ सब बातें भुला दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग कहते हैं कई बार पब्लिक मेमोरी शॉर्ट और सोचते हैं कि समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए? समय तो बहुत निकल गया है। इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमको नजर आती है। The darkest period of Indian history, where legs were put behind the bars, access to judiciary was negative. मौलिक अधिकारों का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहा। लाखों लोग जेल में चले गए। हम नहीं भूले। उसी तरीके से हाल में जो पीड़ादायक घटना हुई है, मैं मानकर चलता हूं, मेरा दृढ़ मत है, हम इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंस हैज अ प्रीमियम वैल्यू इन डेमोक्रेसी। पर कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से उसका निपटारा होना चाहिए। जो अपराध आम आदमी के मानस को छूता हो, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को कहा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों? मुझे बड़ी प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तिका से। तो मैंने कहा, चुनौतियां मुझे पसंद हैं और संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के अंदर कोई भी कोताही हमें स्वीकार नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नेशन का सौभाग्य है कि हमें तीसरी बार एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला है। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला है। हर घर में बिजली, शौचालय, नल, इंटरनेट
और स्वास्थ्य सुविधाएं इसी का नतीजा हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की और चुनौतियों को अवसर में बदला, और नतीजा क्या हुआ? हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली कनेक्शन, हर घर में इंटरनेट, हर घर में नल, और आसपास में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं। हर किसी को काम के लिए किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता है। हमारी बहनों ने, माताओं ने कितना फायदा मुद्रा का उठाया है, ये चमत्कारिक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्र को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना बेहद आवश्यक है। पहलगाम एक चुनौती प्रस्तुत करता है, but the nation is fortunate to have a towering leader, Prime Minister Narendra Modi in his third term, and that is our greatest assurance. But when we have a chunauti like Pahalgam, the nation has to rise as one person. It is an occasion for us to take a resolve. National interest is beyond compromise. Nation first has to be our principle. हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। इससे हम दूर नहीं हटक सकते, और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही। उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि ये पुस्तक केवल आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हें चुनौतियां पसंद हैं क्योंकि ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूं कि पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है, ये पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। यहां बैठकर ये देखना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ाई कर ली, ऐसे टीचर बन गए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है, इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है, क्योंकि ये अन्याय से नफरत करती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है, और किसी भी परिस्थिति में नहीं करती है। आई एम एब्सोल्युटली इलेटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनौती से पलायन करना या उदासीन रवैया रखना कायरता की निशानी है, और कायरता का कोई अंश यूपी के मुख्यमंत्री में नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार की सराहना करते हुए कहा कि 8 वर्ष पहले यूपी की परिभाषा अलग थी, आज कानून व्यवस्था उच्चतम स्तर पर है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है, इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं, और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना,
इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा, सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक पदों की गरिमा पर जोर देते हुए कहा कि हमारे संविधान में 2 पद सुप्रीम हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये संविधान को संरक्षित, सुरक्षित और समर्थन करने वाले पद हैं। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन और सोच का विषय है। In our constitution, 2 positions are supreme. One is of the President of India, another is of the governor. और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी शपथ है I will serve the people, for the governor, people of the state, and for the president, people of India. ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। हमारा संविधान एक दूसरे संस्थाओं से सामंजस्य मांगता है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. और मैं कह चुका हूं, 140 करोड़ जनता अपनी भावना व्यक्त करती है चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि अकेले जनता के मानस बताते हैं। And the people hold them accountable in elections. और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है, जिस तरीके से विधायिका फैसला नहीं लिख सकती, ये न्यायालय का काम है, उसी तरीके से कानून नहीं किया जा सकता। I have highest respect for judiciary. I am a foot soldier of judiciary. I have spent more than 4 decades as a lawyer. It was only in 2019 I ceased to be a lawyer upon being appointed governor state of West Bengal. मैं जानता हूं जुडिशरी में प्रतिभाशाली लोग हैं, जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, it is defined by state of judiciary. At a global benchmark, our judges are one of the best. But then I appeal, we should show collaboration, coordination and cooperative stance.
Institutions, executive, judiciary and legislature must work in tandem and togetherness. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभिव्यक्ति और संवाद ही लोकतंत्र के आधार हैं, ये बात कही। अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने से लोकतंत्र कमजोर होता है, लेकिन अभिव्यक्ति का महत्व तभी है जब उसके साथ संवाद भी हो। लोकतंत्र तभी सार्थक होता है जब एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में अभिव्यक्ति और संवाद एक साथ फलते फूलते हैं। ये बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही। एक बहुत बड़ी बात कही गई है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम अपने आप को प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? आर्थिक उन्नति, संस्थागत ढांचे में विकास, तकनीक का प्रचलन महत्वपूर्ण है। यह भी है खाद्य सुरक्षा। पर डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन एंड डायलॉग। अभिव्यक्ति और वाद विवाद ही डेमोक्रेसी है। अभिव्यक्ति पर यदि अगर अंकुश लगता है, किसी भी राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रजातंत्र कहना मुश्किल होगा। पर अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि अगर उसके साथ वाद विवाद नहीं हो। अभिव्यक्ति इस पराकाष्ठा पर चली जाए कि अभिव्यक्ति करने वाला समझे मैं ही सही हूं और दूसरा हर परिस्थिति में गलत है, उसकी बात सुनी नहीं जाए, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार विकार बन जाता है। डेमोक्रेसी हैज टू बी डिफाइंड when we have wholesome ecosystem, expression and dialogue flourish together. They are complementary to each other. और यदि अगर अभिव्यक्ति पराकाष्ठा पर चली जाएगी, वाद विवाद नहीं होगा, तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद उपज होगा अहम और अहंकार। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था के लिए घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में इनको चुनौती दे तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम फेसिंग दीज चैलेंजेस। उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की प्रगति पर कहा कि इस प्रांत ने देश को पहला वाटरवे दिया है। पहली रैपिड रेल यूपी में है। यहां संभावनाओं के बुलबुले उठ रहे हैं। उन्होंने आपातकाल को इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन क्या हम इमरजेंसी को भूल गए हैं? उपराष्ट्रपति ने सभी को संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सहयोग करने का आह्वान किया कि जब देश की अप्रत्याशित उन्नति हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, संस्थागत ढांचे के अंदर, और कौन जानता है आपसे बेटर, आप लोगों ने, यही प्रांत है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वाटरवे दिया है। देश का पहला वाटरवे महामहिम राज्यपाल आपके प्रांत में है। योगी आदित्यनाथ ने योग्यता दिखाते हुए यह काम पानी पर भी चालू कर दिया है। The state can boast legitimately of having first rapid rail. उत्तर प्रदेश में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत आशा और संभावनाओं से परिपूर्ण है। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में भारत का उदय अद्भुत है। ऐसे समय में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उनसे पलायन नहीं करना चाहिए। आज के दिन इंडिया इज बबलिंग विद होप एंड पॉसिबिलिटी। समुद्र की गहराइयों में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए, जमीन पर देखिए, जमीन के नीचे देखिए, आसमान में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए। द राइज ऑफ भारत इज फिनोमिनल। ऐसे मौके में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के अपनी पहली तरह के पहले
विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस आयोजन के महत्व का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवोन्मेषक, निवेशक और नीति निर्माता प्रतिभा और रचनात्मकता के वैश्विक इकोसिस्टम की आधारशिला रखने वाले एक साथ एक मंच पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वेव्स केवल एक संक्षिप्त नाम नहीं है, बल्कि संस्कृति, रचनात्मकता और सार्वभौमिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लहर है। क्रिएटिविटी की दुनिया के आप दिग्गजों के सामने मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागरूक रखे हुए है। हमें इसे और मजबूत करना है। हमें एक और अहम बात याद रखनी है। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। सामूहिक प्रयासों में अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कलाकारों, रचनाकारों और उद्योग जगत प्रमुखों का समर्पण आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कंटेंट क्रिएशन में भारत की एक और विशेषता आपकी बहुत मदद करने वाली है। हम आनो भद्रः कर्तवो यंतु विश्वतः के विचार को मानने वाले हैं। इसका मतलब है चारों दिशाओं से हमारे पास शुभ विचार आए। ये हमारी सिविलाइजेशनल ओपननेस का प्रमाण है। इसी भाव के साथ पारसी यहां आए और आज भी पारसी कम्युनिटी बहुत गर्व के साथ भारत में थ्राइव कर रही है। यहां जूज आए और भारत के बनकर रह गए। दुनिया में हर समाज, हर देश की अपनी अपनी सिद्धियां हैं। इस आयोजन में यहां इतने सारे देशों के मंत्रीगण हैं, प्रतिनिधि हैं। उन देशों की अपनी सफलताएं हैं। दुनिया भर के विचारों को, आर्ट को वेलकम करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे कल्चर की ताकत है। इसलिए हम मिलकर हर कल्चर की अलग अलग देशों की उपलब्धियों से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट के हमारे विजन को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं,
उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बता दें कि ये देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो भारत की वैश्विक समुद्री ताकत को मजबूत करेगा। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ वे इन सभी प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों का चौड़ीकरण, सड़क ओवरब्रिज और सबवे का निर्माण आदि शामिल है। प्रधानमंत्री राष्ट्र को रेलवे परियोजनाएं भी समर्पित करेंगे, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 1 रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, अन्य प्रशासनिक भवन और 5,200 से अधिक परिवारों के लिए आवास भवन शामिल है। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत है। इसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ शमन परियोजनाएं भी शामिल होंगी, जिसमें 320 किलोमीटर का विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क, भूमिगत उपभोक्ताओं और उन्नत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली शामिल है, जिनकी लागत 17,400 करोड़ रुपए से अधिक है। लैंड पुलिंग स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में राजधानी अमरावती में 20,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 1281 किलोमीटर सड़कें शामिल होंगी, जो सेंट्रल मीडियन, साइकिल ट्रैक और एकीकृत उपयोगिताओं से सुसज्जित होंगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागियांकला में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश के लिए अच्छी खबर आई है। अप्रैल महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन साल दर साल 12.6% बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में हुआ था, जो 2.10 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। मार्च 2025 में ये कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू लेन देन से जीएसटी राजस्व 10.7% बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8% बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च में यह कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.9% की ग्रोथ है। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल 9.1% की ग्रोथ रही। वहीं जनवरी में भी 1.96 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा,
जो 12.3% की ग्रोथ को दिखाता है। जीएसटी कलेक्शन में हर महीने बढ़ोतरी की बड़ी वजह देश में घरेलू मांग की बढ़ोतरी रही है। और फिलहाल सुप्रभात में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।